हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. वेलकम बैक टू द लाइव क्लास ऑफ फिजिक्स. यस, वी आर कनेक्टेड लाइव नाउ. ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, आज का हमारा टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो हमने कल ही कर लिया था. ठीक है, एक बार उसको रिवाइज अप कर लेंगे. उसके बाद गॉस लॉ, जो कल का रिमेनिंग टॉपिक है, एंड इट्स एप्लीकेशन. ठीक है, अप्रोक्सीमेट आपका लेसन जो है आज कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, जो भी आपके जो इसमें रहेंगे कुछ टॉपिक्स, एप्लीकेशन पे अगर कुछ रहता है तो कल की क्लास में हो जाएगा, या जो भी छोटे छोटे कुछ भी टॉपिक्स रह रहे हैं वो कल की क्लास में कंप्लीट कर देंगे. उसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कशन आज शेड्यूल पे करेंगे. शेड्यूल मीन्स हम किस तरीके से थ्योरी क्लास में मूव करने वाले हैं, और कैसे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, और कैसे हम लाइव सेशन फॉर डाउट्स लेंगे. ठीक है, तो उसको हम थोड़ा सा आज डिस्कस कर लेंगे. पहले क्या है, कुछ टॉपिक कवर कर लेते हैं, लास्ट में ये डिस्कशन कर लेंगे शेड्यूल का. ठीक है बच्चों, तो देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने कल कर ही लिया था. एक बार उसको समझ लेते हैं, एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड ही क्या है, गॉस लॉ है. ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैंने आपको क्या बताया था. कोई भी प्लेन है, ठीक है, कोई भी प्लेन है, उस प्लेन से जो भी परपेंडिकुलर लाइन पास आउट हो रही है, परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट हो रही है. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट आर पासिंग परपेंडिकुलरली टू द प्लेन. ठीक है, अगर प्लेन ऐसे ही रखा हुआ है, ये प्लेन तो यूं टेढ़ा रखा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से रखा हुआ है, यूं रखा हुआ है ये प्लेन. ठीक है, तो इससे जो परपेंडिकुलर पास आउट होंगी वो इस तरीके से होंगी. बच्चों, जो प्लेन है ना, उसका एरिया वेक्टर होता है, एरिया वेक्टर, वो भी कौन सी डायरेक्शन में होता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन. ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड आउटवर्ड. ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है ना? यस और नो? एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है. अगर देखो ये भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, फील्ड लाइंस भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन पास आउट हो रही हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, जब इनके बीच में एंगल 0 डिग्री होगा उस टाइम फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम. मैक्सिमम फ्लक्स पास आउट होगा. देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर. ठीक है, एरिया वेक्टर, सरफेस एरिया बोल दो इसको, या फिर ए से लिख दो, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये होता है फाई ई. ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी, ये नंबर है ना, तो ई ए कोस थीटा, ई ए कोस थीटा. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसी डायरेक्शन में पास आउट होंगी जिसमें फील्ड होगा. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर पास हो रही है, ये भी उस प्लेन के परपेंडिकुलर, दोनों परपेंडिकुलर है प्लेन से, दोनों परपेंडिकुलर है, तो दोनों के बीच का एंगल, दोनों ही सेम डायरेक्शन में परपेंडिकुलर, तो थीटा 0 डिग्री. सो इट इज ई ए. इस टाइम पे फ्लक्स आपका क्या है, मैक्सिमम है. फ्लक्स क्या है आपका, मैक्सिमम है. अगर देखो, अगर आपकी फील्ड लाइंस पैरेलल पास होने लग जाए, फील्ड लाइंस आपकी कैसे पास होने लग जाए, पैरेलल. देखो ये तो परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, ये तो परपेंडिकुलर है. अगर ऐसे पास आउट होने लग जाए, ये फील्ड लाइंस है आपकी, और ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है, दिस इज एरिया वेक्टर, और ये सामने फील्ड लाइंस है. तो एरिया वेक्टर और फील्ड लाइंस के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री. 90 डिग्री जब एंगल हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, कोस 90 0, तो क्या होगा, फ्लक्स 0. ठीक है, तो तभी हम पैरेलल लाइंस को कंसिडर नहीं करते. ठीक है, कौन सी लाइंस लेते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस लेते हैं ओनली. ठीक है, तो ये फ्लक्स हमने कल कवर कर लिया था. अब देखो फ्लक्स निकालने के लिए, किसी भी सरफेस से फ्लक्स कैलकुलेट करना हो, उसके लिए गॉस ने अपना लॉ दिया था. ठीक है, फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए, एक तो फ्लक्स ई डॉट डी एस है ही, ठीक है, स्मॉल फ्लक्स डी फाई क्या है, ई डॉट डी एस है. दूसरा हम गॉस लॉ से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो देखेंगे. और एक चीज देखो, ठीक है, किसी भी सरफेस से, जैसे कोई भी सरफेस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये तो इनकमिंग है, सरफेस में आ रही है, और ये क्या है, आउटगोइंग है. ठीक है, अगर जितनी फील्ड लाइंस सरफेस से आती हैं, एक क्लोज सरफेस की बात कर रहे हैं. ठीक है, क्लोज सरफेस में क्या हो रहा है, जितनी फील्ड लाइंस यहाँ से आएंगी उतनी यहाँ से क्या हो जाएंगी, मूव भी कर जाएंगी. जितनी फील्ड लाइंस यहाँ से इनसाइड आएंगी उतनी आउटसाइड भी जाएंगी. तो देखो बच्चों, जो इनकमिंग फ्लक्स होता है ना, इनकमिंग फ्लक्स पॉजिटिव होगा या नेगेटिव बताओ, और आउटगोइंग फ्लक्स पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये बताओ.
ठीक है, फ्लक्स इज रिलेटिंग टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ही तो रिलेटेड है, और तो कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिलेटेड है, तो आप सोच के देखो फील्ड लाइंस ना कौन से चार्ज से आउटवर्ड होती हैं, कौन से चार्ज से आउटवर्ड होती है और कौन से चार्ज की तरफ होती है, टूवर्ड्स होती है या इनवर्ड होती है। तो आपको पता चल जाएगा इनकमिंग और आउटगोइंग फ्लक्स में से कौन सा पॉजिटिव होगा और कौन सा नेगेटिव होगा। ठीक है, बताना है आपको। अभी रिस्पॉन्स किया करो, ठीक है, क्लास में जागते रहो, सोया मत करो। मुझे पता है तुम सुबह सुबह उठ के आए हो, नींद आ रही होगी अभी भी, है ना, पर ऐसे है ना, सोना नहीं। ठीक है, तो आप इसका आंसर दो, कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। देखो इसके बाद हम अभी करेंगे गॉस लॉ। ठीक है, देखो गॉस लॉ क्या होता है। गॉस लॉ किसके लिए है, फ्लक्स के लिए ही है बेसिकली। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, आपको पता चल जाएगा। डायरेक्ट इक्वेशन लिखने से अच्छा है इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, फ्लक्स को कैलकुलेट कर लेते हैं गॉस लॉ से। ठीक है, फ्लक्स आप लेके चलते हो, अगर ये टोटल फ्लक्स की बात करूं, ई डॉट डी एस, यही तो होता है ना, डी फाई ई। ठीक है, जो स्मॉल होता है उसको इंटीग्रेट कर दो, बट ये देखना क्लोज लेना आप, कोई भी सरफेस लो कर्व लो, वो कैसा लेना है आपको, क्लोज लेना है। ठीक है, गॉस लो अभी अपने करेंगे क्लोज सरफेस के लिए, क्लोज होनी चाहिए वो सरफेस। ठीक है, अब देखो क्लोज होनी चाहिए और गॉस लॉ की भी कंडीशन अभी हम करेंगे। कर लिया होगा। आउटगोइंग फ्लक्स कैसा होता है, आउटगोइंग फ्लक्स कैसा होता है पॉजिटिव, और इनकमिंग फ्लक्स कैसा होता है नेगेटिव। प्लस चार्ज से ऐसे आउटसाइड होती है फील्ड लाइंस, और माइनस चार्ज की तरफ होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन है इस पे भी, इनकमिंग आउटगोइंग फ्लक्स पे भी क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अभी हम डिस्कस करने ही वाले हैं, लास्ट में अपना शेड्यूल थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, है ना। कहीं आपके माइंड में ये नहीं चल रहा हो कि हम न्यूमेरिकल्स नहीं कर रहे हैं, ना ही हमें ग्रुप में कुछ असाइनमेंट मिल रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, डोंट वरी, सब होगा। देखो अभी अपने क्या कर रहे हैं, गॉस लॉ को समझते हैं। गॉस लॉ किसके लिए है, फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए। पहले तो अपने फ्लक्स कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर कंडीशंस पढ़ लेंगे। जैसे तुम फ्लक्स कैलकुलेट करोगे, ठीक है, करोगे ना, जो जो चीजें यूज में आएंगी वही उसकी कंडीशंस बन जाएंगी, गॉस लॉ की वही क्या बन जाएंगी, कंडीशंस बन जाएंगी। ठीक है, फ्लक्स पे, और फ्लक्स पे न्यूमेरिकल आप ई डॉट डीएस से भी सॉल्व कर सकते हो, या इसके इक्विवेलेंट में क्या आता है वही गॉस लॉ है, और उससे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, दोनों अप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हो, एप्लीकेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो गॉस लॉ से हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। Suppose you have a spherical closed सरफेस। ठीक है, एक सरफेस है आपके पास, स्फेरिकल क्लोज सरफेस है, ध्यान से समझते रहना, इजी टॉपिक है और रिड्यूस भी हो गया है कुछ। ठीक है, गॉस लॉ की जो एप्लीकेशंस है पहले 3 होती थी आपके सिलेबस में, आपके जो आरबीएससी में ज्यादा होती है, उसमें कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग बहुत सारे केसेस होते हैं। यहाँ पे 3 थी जिसमें से भी एक रिड्यूस कर दी ना। वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेंगे ना ही आपसे पोटेंशियल पूछेंगे, बता देंगे अभी। देखो सपोज यू हैव स्फेरिकल क्लोज सरफेस, अब स्फेरिकल क्लोज सरफेस है और आपको क्या कैलकुलेट करना है वहां से, फ्लक्स। बच्चों क्या कैलकुलेट करना है, फ्लक्स कैलकुलेट करना है। और फ्लक्स कैसा होता है, अगर हम कुछ एलिमेंट ले लें, उस पे एलिमेंट की वजह से देख के और फिर उसका क्या कर दें, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। ठीक है, ये बताना है आपको किसके इक्वल आएगा। अभी देख लेते हैं इसको, टॉपिक माइंड में क्लियर होना चाहिए। वैसे आपको पता ही है, गॉस लॉ तो लर्न ही है सबको, है ना। देखो आपने एक स्फेरिकल सरफेस कंसीडर की है इस तरीके से, ये स्फेरिकल सरफेस ले ली। ठीक है, स्फेरिकल है, अंदर भी चार्ज है, सरफेस पे भी है। अब देखो ये सेंटर पॉइंट ओ, इस सेंटर पॉइंट पे क्यू चार्ज है, और ये डिस्टेंस आर। ठीक है, ये डिस्टेंस आर, और यहाँ पे इसकी सरफेस पे हम क्या ले लेते हैं, एक एलिमेंट ले लेते हैं, एलिमेंट्री डिस्ट्रीब्यूशन ले लेते हैं, या एक एलिमेंट ले लेते हैं। अभी हम क्या करेंगे, ड्यू टू दिस चार्ज इस एलिमेंट पे अपने फ्लक्स देखेंगे, इस एलिमेंट के थ्रू कितना पास हो रहा है। देखो जो आपकी सरफेस है ना, जो आपकी ये सरफेस है, इसको छोटे छोटे एलिमेंट से मिलके बना हुआ मान लो, मान सकते हो।
इतने सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स से मिलके ये बनी हुई है सरफेस। ठीक है बच्चों, तो एलिमेंट से मिलके बनी हुई है, बहुत इजी टॉपिक है, ध्यान से समझो। चार्ज आपका सेंटर पॉइंट पे स्फीयर के अंदर है, विजुअलाइज करवाएंगे अभी आपको, स्फीयर के अंदर है ये चार्ज। ठीक है, ये एलिमेंट है। कंसेप्ट समझो पहले, तो कंसेप्ट ये है कि आपको इस छोटे से एलिमेंट से कितना फ्लक्स पास आउट हो रहा है पहले वो लिखना है। लिख लोगे? वो छोटे से एलिमेंट से जो फ्लक्स पास आउट हो रहा है वो तो क्या है, डी फाई ई, छोटा फ्लक्स है। फिर उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, इंटीग्रेट कर देंगे, एरिया का इंटीग्रेशन हो रहा है, यहाँ पे एरिया आ रहा है। डायरेक्शन भी देखनी पड़ेगी आपको फील्ड की, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व कर लेना। सेम डायरेक्शन में होंगे तो थीटा क्या हो जाएगा, दोनों का 0 हो जाएगा। यहाँ पे थीटा चाहिए ना अपने को, तो देखो इसको करते हैं अभी। देख, ये क्या बोल रहा है, कीप स्माइलिंग। ठीक है, आराम से टेंशन फ्री होके पढ़ा करो, कोई दिक्कत नहीं है, सिलेबस अपना हो जाएगा। शेड्यूल आज अपने डिस्कस करेंगे, स्माइल करनी है आपको। देखो इसको क्या कंसीडर करो, एक स्फेरिकल सरफेस आपकी, ये आपकी क्या है, एक स्फेरिकल सरफेस है। अब ऐसे सोचना, अपना विजुअलाइज करना कि इसके अंदर साइड, ठीक है इसको ओपन कर लो, इसके अंदर की साइड सेंटर पॉइंट पे चार्ज क्यू है। तो ध्यान से समझना, चार्ज इसके अंदर एनक्लोज है, एक कंडीशन, यहीं से निकल के आएंगी सारी कंडीशन। चार्ज इसके अंदर एनक्लोज है। दूसरी कंडीशन, ये सरफेस कैसी है, क्लोज है, खुली हुई नहीं है, क्लोज सरफेस है। दो सिचुएशन पता लग गई, गॉस लॉ बता रहे हैं। देखो अब ये जो ये इसकी ऊपर की सरफेस है ना, इस पे आप एलिमेंट्स लो, यहाँ से ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, बहुत सारे एलिमेंट्स ले लो। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, बहुत सारे एलिमेंट्स ले लो, और एक पर्टिकुलर छोटे से एलिमेंट से छोटा सा फ्लक्स निकाल लो, इंटीग्रेट कर देना, पूरी सरफेस से फ्लक्स आ जाएगा ना। ठीक है, तो अंदर सेंटर पॉइंट पे क्यू चार्ज है, तो ड्यू टू क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सबसे पहले तो देखना, डायरेक्शन समझाऊंगी इससे मैं आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ड्यू टू क्यू चार्ज, देखो छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो अपने फ्लक्स के लिए यही लगाना चाहते हैं ना, ई डॉट डी एस ही तो कैलकुलेट करना है अपने को। इस स्मॉल डिस्ट्रीब्यूशन से स्मॉल डी फाई ई आएगा। ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे इसको। अब देखो ई वेक्टर ड्यू टू दिस क्यू चार्ज क्या हो जाएगा, के क्यू ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, यहां से फ्लक्स पास आउट हो रहा है, ई वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी है, ई वेक्टर की डायरेक्शन लाइन ज्वाइन करती है उसमें ही तो होती है, अंदर चार्ज है। ठीक है, सरफेस पे एलिमेंट ये है, तो यूं सीधी लाइन आएगी, अंदर से जाते हुए आएगी बच्चों, ऊपर से नहीं, इसके अंदर से चार्ज से यूं लाइन आ रही है। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन क्या है, आर कैप है। अच्छा, डीएस की डायरेक्शन मेरे को देखनी है, डॉट लगा देती हूँ, इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख रही हूँ, डीएस को क्लोज सरफेस का साइन। डीएक्स की डायरेक्शन मेरे को बताना तुम, उससे तुम्हें समझ में आ जाएगा, ये क्वेश्चन अभी हो जाएगा, सोच के देखो। डीएस क्या है बच्चों, तुम्हारा एरिया एलिमेंट है ना, एरिया एलिमेंट। अब देखो ये सरफेस है, एरिया एलिमेंट क्या होता है, आउटवर्ड टू द सरफेस, आउटवर्ड टू द सरफेस। बच्चों देखना, अंदर सेंटर पॉइंट है, ये लाइन किसको शो कर रही है, यूं सेंटर से होते हुए लाइन बाहर आ रही है, यूं इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, कोई भी कहीं पे भी एलिमेंट ले लो, अंदर सेंटर पॉइंट से होते हुए बाहर की तरफ एक लाइन आ रही है, ये लाइन आ रही है। लिखो कमेंट बॉक्स में कौन सी डायरेक्शन है, कौन सी डायरेक्शन है ये लाइन। ठीक है, किस आर की टर्म्स में ही आएगी ना। देखो यहाँ पे तो आपका एक एलिमेंट है, यहाँ पे तो आपका एलिमेंट है, और अंदर से एक लाइन आ रही है, अंदर क्यू चार्ज है, वो रेडियस की लाइन ही तो है, रेडियस की लाइन ही तो है। और ये लाइन एरिया वेक्टर को भी बताती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस किसको बताता है, एरिया वेक्टर को। ठीक है, जैसे देखो ये आपका, ये इसके ऊपर है सरफेस, इस तरीके से लाइन आएगी, इस तरीके से यहाँ भी लाइन आएगी, इस तरीके से यहाँ, ऐसे ऐसे। तो सरफेस पे कहीं भी डिस्ट्रीब्यूशन लो, छोटा 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 कहीं भी डिस्ट्रीब्यूशन लो, आपकी जो लाइन आएगी कौन सी डायरेक्शन में आएगी, आर कैप की। मतलब जो एरिया वेक्टर है वो कौन सी डायरेक्शन में है, आर कैप में। देखो दोनों सेम होगी, आर कैप डॉट आर कैप 1 हो जाएगा, तो यहाँ से के क्यू ओवर आर स्क्वायर और डीएस रह गया, इक्वल टू में इंटीग्रेट तो कर ही रहे हो, अब तो फाई ई लिख दो। ठीक है, इंटीग्रेशन सोल्व करने पे क्या आ जाएगा, फाई ई आ जाएगा। बताओ बच्चों, डायरेक्शन क्लियर हुई क्या, बताओ। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आर कैप में है, कैसे वो क्लियर हुई क्या, ये क्लियर होनी जरूरी है, डायरेक्शंस का ही है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो लाइन ज्वाइनिंग में आता ही आता है। अब देखो ड्यू टू क्यू था, तो इसीलिए के क्यू रखा,
और जिस पे फाइंड कर रहे हो इस एलिमेंट पे फाइंड किया इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ कोई टेस्ट चार्ज होगा आपका। तो देखो फाई ई की वैल्यू कितनी आई, ds कितना है यहाँ पे, अब सोच के देखो के क्यू ओवर आर स्क्वायर। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को ना मैंने बाहर ले लिया इंटीग्रेशन से। क्यों लिया बच्चों, इसलिए बाहर लिया क्योंकि ये पर्टिकुलर सरफेस लिए उसकी रेडियस कांस्टेंट है, चार्ज भी कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन से वही क्वांटिटी बाहर ले सकते हैं जो कांस्टेंट हो, ठीक है। और ये यहाँ पे ds, ये आपका फाई ई है। तो बताओ एरिया कितना है, के क्यू ओवर आर स्क्वायर, स्फेरिकल सरफेस है, एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लो, के की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, आर स्क्वायर यहाँ पे है ही, और 4 पाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। मतलब जो स्फेरिकल सरफेस आपने ली थी, इस स्फेरिकल सरफेस में वो क्यू चार्ज इसके अंदर था ना अंदर, तो वो क्यू चार्ज आ रहा है अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ रहा है सिर्फ, ना तो रेडियस पे डिपेंड किया फ्लक्स आपका, नहीं किया ना डिपेंड, शेप पे डिपेंड नहीं किया, साइज पे डिपेंड नहीं किया, ठीक है। सिर्फ दो ही तो चीजें आई फ्लक्स में, एक तो क्यू चार्ज जो कि एनक्लोज्ड है, और इसके अंदर कोई और चार्ज तो नहीं माना ना मैंने, क्यू ही माना, तो ये टोटल चार्ज भी है इस स्फीयर के अंदर, ये क्या है टोटल चार्ज भी है, तो टोटल चार्ज ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये होता है फ्लक्स फ्रॉम द गॉस लॉ, ठीक है। इसको मैं एक लाइन में लिख रही हूँ, देखो देख लो एक बार इसको, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब समझो, बस इसी के एप्लीकेशन करने हैं। अब यहाँ पे मैं 2-3 सिचुएशन लिखूंगी कि कैसे कैसे अप्लाई होता है गॉस लॉ, ठीक है बच्चों। फ्लक्स आपका फाई जो ई है वो ई डॉट डी एस या ई डॉट एस वेक्टर है, ठीक है। गॉस लॉ से इसको कैलकुलेट करोगे तो ई डॉट डी एस इज इक्वल टू समेशन क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, दिस समेशन क्यू इज एनक्लोज्ड चार्ज, ठीक है बच्चों। चार्ज क्या होना चाहिए, उस सरफेस के अंदर होना चाहिए, पैक होना चाहिए, एकदम एनक्लोज होना चाहिए। काफी क्वेश्चन है इस पे, क्यूब के क्वेश्चन है, ठीक है, और बाउल के क्वेश्चन है, एनक्लोज करना पड़ता है। आइसक्रीम कौन होता है उस पे रिलेटेड क्वेश्चन है, करेंगे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स फ्लक्स पे, ठीक है। ओवर एप्सिलॉन नॉट ई डॉट डी एस हो गया ये आपका, ठीक है, ये फ्लक्स होता ही है। अब देखो कंडीशंस पढ़ लेते हैं अपने, ठीक है, कंडीशन कवर अप कर लेते हैं। जो गॉस लॉ है ना वो वेरी जनरल है, वेरी जनरल मीन्स आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। पहले जो कूलॉम लॉ से सॉल्व हो रहे थे वो भी सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, स्पेशल प्रॉब्लम्स भी इससे सॉल्व हो जाती हैं। सेकेंडली इसमें जो है आपको सिमेट्री रीजंस होते हैं कुछ, मतलब कुछ पर्टिकुलर सिमेट्रीज के लिए दिया था गॉस ने अपना रूल। 3 टाइप की सिमेट्री थी बच्चों, कौन कौन सी थी, एक तो सिलेंड्रिकल, ठीक है, एक और केस बताएंगे अभी आपको फ्लक्स का, ठीक है, समझ में आ जाएगा। एक सिलेंड्रिकल और एक होती है आपकी स्फेरिकल, ठीक है, और एक होती है आपकी प्लैनर, ठीक है, डबल एन प्लैनर, ठीक है, ये सिमेट्रीज होती हैं। सिलेंड्रिकल तो सिमेट्री किसमें होगी, जैसे ये मार्कर है एक टाइप से, ठीक है, सिलेंडर की शेप है, कर्व शेप, नीचे से 2 स्फेरिकल सरफेसेस और ये कर्व सरफेसेस, ठीक है, कोई वायर होगी उसमें सिलेंड्रिकल सिमेट्री लगेगी। स्फेरिकल स्फीयर के केस में लग जाएगी, हॉलो स्फीयर भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, बट आपके सिलेबस से कट हो गए, ठीक है, स्फेरिकल सिमेट्री वाला पार्ट अभी के लिए कट है, ठीक है। और प्लेनर सिमेट्री में कोई पेपर ले लो, ठीक है, शीट ले लो, शीट की वजह से, जैसे मान लो शीट है ना, कोई भी पेपर शीट ले लेंगे, उसको इसके जैसे ये यहाँ पे बीच में प्लेस है, बीच में शीट डाल दो तो ऊपर भी उतना ही पार्ट आ रहा है रेड और नीचे भी उतना आ रहा है, तो वो प्लेनर सिमेट्री काउंट हो जाती है, ठीक है। तो शीट की वजह से ये करना है अपने को सिलेबस में, और एक सिलेंड्रिकल वाला करना है, ठीक है। तो ये चीज होती है, इन सिमेट्रीज के लिए गॉस लॉ अप्लाई होता है। और देखो इसमें सिचुएशन क्या है, क्या क्या कंडीशंस है इसकी, ठीक है। थर्ड वन इज चार्ज क्या होना चाहिए आपका, चार्ज शुड बी एनक्लोज्ड, ये भी सिचुएशन है, चार्ज शुड बी एनक्लोज्ड। फोर्थ वन इज चार्ज एनक्लोज होना चाहिए, और जो सरफेस है वो क्लोज होनी चाहिए, आपकी सरफेस शुड बी क्लोज्ड होनी चाहिए, ठीक है, ओपन सरफेस पे नहीं लगेगा, साइन आ ही रहा है।
और बच्चों ये जो साइड है ये गाउसियन सरफेस के लिए, हाँ देखो इसमें सॉल्व करने के लिए एप्लीकेशन में एक सरफेस आपको एज्यूम करनी पड़ती है। कैसी एज्यूम, जो सरफेस एज्यूम करते हो ना उसको गाउसियन सरफेस बोलते हैं, गॉसियन सरफेस बोलते हैं उसको, ठीक है। देखो ये सरफेस क्या वर्क करती है, जैसा भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, बेसिकली तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लगेगा आपका जो गॉस लॉ है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सॉल्व करेंगे सॉरी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सॉल्व करेंगे। डिस्क्रीट के लिए तो हम कूलम्ब्स लॉ से भी कर रहे हैं, ठीक है। तो जो आपका कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, चाहे लैम्डा है, सिग्मा है या रो है, बच्चों इसका केस तो है ही नहीं सिलेबस में, मेनली इन दोनों पे ही आपका, तो जो भी आपका कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एनक्लोज करना पड़ेगा। उस चार्ज को क्या करना पड़ेगा, एनक्लोज, और एनक्लोज करने के लिए उसको कवर करना पड़ेगा एक सरफेस से, और वो सरफेस ही क्या होगी, गाउसियन सरफेस हो जाएगी, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें, ये तो चलो आपको पता ही है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, इसमें लेफ्ट हैंड साइड किसके लिए सॉल्व होगी, गाउसियन सरफेस के लिए सॉल्व होगी। अच्छा देखो, 6 is point on which आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पॉइंट फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी ऑन गाउसियन सरफेस, ठीक है, शुड बी ऑन गाउसियन सरफेस। तो इतनी सारी कुछ सिचुएशन होती है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। देखो बच्चों आराम से समझो इसको, क्या है, बहुत जनरल सा लो है, अप्लाई हो जाता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे, डिस्क्रीट पे भी कर सकते हो, पर डिस्क्रीट के लिए कूलम्ब्स लो है अपने पास, ठीक है। 3 टाइप की सिमेट्री को बेसिकली डिफाइन करता है। उसके बाद चार्ज इनक्लोज हो, सरफेस भी आपकी क्लोज होनी चाहिए। अगर चार्ज इनक्लोज नहीं है तो करने के लिए आपको एक सरफेस एज्यूम करनी पड़ती है, उसको कवर करने के लिए वो गाउसियन सरफेस होती है, ठीक है। और जहां भी पॉइंट आप ले रहे हो, जैसे देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये वाला जो केस लिया था ना स्फीयर वाला, इस एलिमेंट्री चार्ज पे फ्लक्स फाइंड कर रही थी ना मैं यहाँ पे, तो ये वाला जो है इसकी सरफेस पे था, ठीक है। इस तरीके से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी फाइंड करना होगा ना जिस भी पॉइंट पे, तो वो पॉइंट कहाँ होना चाहिए, गाउसियन सरफेस पे होना चाहिए, ठीक है। आराम से पढ़ते रहो, सोना मत, ठीक है बच्चों। शेड्यूल भी डिस्कस करेंगे अपने आज थोड़ी देर में, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन होती है गॉस लॉ अप्लाई होने के लिए। और भी कुछ है, और जैसे देखो अभी मैंने बताया आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने यहाँ लिखा था वो कब बाहर आ सकता है ना, इंटीग्रेशन से आउट कब ले सकते हो, जब वो क्या हो, कांस्टेंट हो, जब वो क्या हो, कांस्टेंट हो। तो अपने देखेंगे कौन से केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट आता है, ठीक है। आप देखो बच्चों जो दो एप्लीकेशन करोगे ना, जो दो एप्लीकेशन आप करोगे, समझना ध्यान से, दोनों एप्लीकेशन में आप ऐसे पढ़ोगे, जैसे नाम बताती हूँ आपको, इनफाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसे पढ़ोगे आप। वायर लोगे तो भी इनफाइनाइट डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर आप कोई सरफेस लोगे तो भी इनफाइनाइटली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसका एक छोटा सा फायदा होना है और कुछ नहीं, उसका फायदा ये होना है कि आप जैसे मान लो उस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कोई पॉइंट ले रहे हो, ठीक है, मैं लिख के बताती हूँ। जैसे मान लो इसको इरेज कर देते हैं, समझ आ गए होंगे सारे पॉइंट्स, बस ये माइंड में रहने चाहिए। जैसे मान लो एक डिस्ट्रीब्यूशन लिया ये वायर का, है ना, इस पे पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज वायर है, आप एप्लीकेशन में पढ़ोगे ये इनफाइनाइटली वायर होगी, यहाँ से भी इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ की होगी, बहुत बड़ी, कहीं तक भी जा रही है। आप इस वायर के सेंटर से ना पी पॉइंट लोगे आर डिस्टेंस पे, ठीक है, और इस पी पॉइंट पे ना इलेक्ट्रिक फील्ड आप फाइंड आउट करोगे, ये आपका फर्स्ट एप्लीकेशन है। अब इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आप फाइंड आउट करोगे, लेट मी चेक, कवर हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आप फाइंड आउट करोगे। तो देखो बच्चों आपको भी पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, तो आर स्क्वायर तो अपॉन में आएगा ही आएगा। अगर ई के अपॉन में आर स्क्वायर आ रहा है, के ओवर आर स्क्वायर आ रहा है, तो आप तो यूं बोल सकते हो ना कि ये आर पे डिपेंड करेगा, फिर इसको इंटीग्रेशन से आउट नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो देखो इसीलिए यहाँ पे इनफाइनाइट बनाया है, समझना ध्यान से, इसीलिए इनफाइनाइट बनाया है, क्योंकि जैसे वायर की लेंथ बहुत लंबी है, ठीक है, बहुत लंबी वायर है, तो उस लेंथ के कंपैरिजन में ना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस वायर की वजह से, ठीक है,
लंबी वायर है कोई दिक्कत नहीं है, एंड पॉइंट्स वाला इलेक्ट्रिक फील्ड नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, बीच बीच के पॉइंट का इफेक्ट मान सकते हैं, लेकिन वो नेग्लेक्ट करने के बाद भी आप ये देखोगे कि इनफाइनाइट वायर होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे डिपेंड ही नहीं करेगा, ठीक है। ये आर डिस्टेंस उसके कंपैरिजन में इतनी छोटी हो जाएगी क्योंकि वायर बहुत लंबी है, आर आप कितना बढ़ा लोगे, वायर उसके कंपैरिजन में लंबी रहेगी, ठीक है। तो उस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम कह देंगे कि इस पे डिपेंड नहीं करेगा, और डिपेंड नहीं करेगा तो हम इसको इंटीग्रेशन से आउट ले सकते हैं। एक सेकेंड, ठीक है। तो हम उसको क्या है, इंटीग्रेशन से आउट ले सकते हैं। देखो करते हैं, इसी टॉपिक को करते हैं अभी, है ना। डायग्राम बना है तो सिर्फ हेडिंग लिख देते हैं। समझ आ रहा है ना बच्चों, ठीक है। आराम से करो, गॉस लॉ की एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एप्लीकेशन आपका यही है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P at distance R, okay, at distance R for infinitely long straight wire। एक सेकेंड बच्चों, infinitely long straight wire, infinitely फोन वॉज रिंगिंग अगेन एंड अगेन, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पी पॉइंट पे फाइंड आउट करना है, आर डिस्टेंस पे है, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, अपने अप्लाई करेंगे दोनों चीजें। डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, ठीक है, फ्लक्स की डेफिनेशन क्या है, डिफाइन क्या है, ई डॉट डी एस, ये भी अप्लाई करेंगे फ्लक्स की। और फ्लक्स का अपने को क्या पता है, दैट इज इक्वल टू एनक्लोज चार्ज ओवर एप्सिलॉन नॉट, दोनों को इक्वल करके और ई वैल्यू निकाल देंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल देंगे। याद रखना वो कांस्टेंट इसलिए है, वो आर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि कंपैरेटिवली वायर बहुत लेंथी है, ठीक है, आर की कंपैरेटिवली। अब देखो दो काम करने होते हैं यहाँ पे, ठीक है, दोनों एप्लीकेशन में दो काम करने हैं। फर्स्टली डायरेक्शन फाइंड करो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की, सेकंड मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शन के लिए पहले काम करते हैं, ठीक है। डायरेक्शन का काम देखो कैसे होगा। डायरेक्शन के लिए आप क्या करोगे, देखो दोनों साइड है ना, आप एलिमेंट्स ले लो, ठीक है, दो एलिमेंट्स ले लो बच्चों। देखो लेंथ है कोई ना कोई, ये एल लेंथ है इसकी वायर की, ठीक है। वैसे तो इनफाइनाइटली लॉन्ग है, पर्टिकुलर यहाँ तक अपने बात कर रहे हैं, ठीक है। जब हम गाउसियन सरफेस बनाएंगे तो इतने इतने चार्ज को एनक्लोज कर देंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे फिर इफेक्ट भी काउंट नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो देखो दो आपने एलिमेंट्स लिए, लेंथ एलिमेंट्स ही है, ये लेंथ पे ले रहे हो तो लेंथ एलिमेंट्स है ये, ठीक है। अब देखो इन पहले इन एलिमेंट्स की वजह से देख लो यहाँ पे फील्ड और डायरेक्शन आपको पता चल जाएगी, ठीक है। देखो इस एलिमेंट की वजह से जो फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में ऐसे, ये पॉइंट पी है, ठीक है, ये आपका डी ई वन है स्मॉल, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट की वजह से। सेकंड की वजह से आपका फील्ड इस डायरेक्शन में, ये आपका डी ई टू वेक्टर है, ठीक है, ई वन वेक्टर है, थीटा एंगल यहाँ पे बना रहे हैं ये, ठीक है बच्चों। अब देखो आप, ये पी पॉइंट था आपका। अब डायरेक्शन बतानी है, ओवरऑल कर लो, कंपोनेंट से तो करोगे आप, ठीक है, कंपोनेंट्स करोगे, ये भी थीटा और ये भी थीटा, कंपोनेंट ही करोगे, डिफरेंट डायरेक्शन है। तो देखो ये डी ई टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा कंपोनेंट, ये डी ई वन साइन थीटा कंपोनेंट, और कोस थीटा वाले दोनों इधर ही आएंगे, कोस थीटा वाले दोनों इधर ही आएंगे, ट्वाइस हो जाएगा उसका, डी ई ट्वाइस हो जाएगा। देखो डी ई वन बोल दो चाहे डी ई टू बोल दो, ठीक है, वैल्यू दोनों की सेम रहेगी, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। ड्यू टू दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिख रहे हो, छोटा सा चार्ज है ये डी क्यू, मान लो डी क्यू चार्ज है यहाँ पे, तो ये के डी क्यू ओवर ये जो भी डिस्टेंस है आपकी, ठीक है, ये एल है तो एल बाय टू करके और अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाय फोर करके, तो मतलब ये दोनों सेम है, सेम है, ये यहाँ से भी सेम डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस है, सेम एलिमेंट्स है। तो देखो ओवरऑल बच्चों काउंट करो, आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ आ रहा है, ठीक है। देखो अगर हम इस वायर को कवर करते हैं ऐसे, एक प्लेन से कवर करते हैं,
ठीक है, एक प्लेन, इसको प्लेन में कवर कर लेते हैं इस वायर को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे आ रही है, जिस मान लो इस वायर को ऐसे इस प्लेन के अंदर कवर कर लिया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ रही है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ रही है, इस तरीके से इसको कवर अप कर रखा है हमने, ऐसे प्लेन से कवर अप कर रखा है, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन आ रही है, प्लेन के क्या आ रही है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन आ रही है। ठीक है, इसको इस तरीके से प्लेन से ऐसे कवर अप कर लो, ये प्लेन, तो ये जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप कैसे लिखोगे, पता चल गया, इसी डायरेक्शन में, या फिर ऐसे बोल दो आर कैप की डायरेक्शन है ना, ये सारी डायरेक्शन आर कैप की तो है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो डायरेक्शन क्या आई आपकी, एक तो आर कैप आ गई, बट वो जो आर कैप है ना, यहाँ पे जो प्लेन फॉर्म करोगे, ऐसे इस तरीके से प्लेन फॉर्म करोगे इस वायर के लिए, प्लेन जो इसको कट करेगा उसके परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर के लिए एन कैप यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब परपेंडिकुलर आउटवर्ड भी हो सकता है, ठीक है, और परपेंडिकुलर इनवर्ड भी हो सकता है। आउटवर्ड कब होगा, देखो बच्चों, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड आउटवर्ड होता है अगर आपका ये प्लस लैम्डा डिस्ट्रीब्यूशन हो, अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन माइनस लैम्डा हो, मीन्स माइनस क्यू हो, यहाँ पे हम कौन सी चार्ज डेंसिटी काम में लेंगे, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है और लेंथ के अलोंग है, तो हम कौन सी चार्ज डेंसिटी काम में लेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। ठीक है, देखो लैम्डा विल बी कैपिटल क्यू ओवर एल हियर, टोटल चार्ज मान लो कैपिटल क्यू है, टोटल लेंथ मान लो कैपिटल एल है। ठीक है, वैसे तो इनफाइनाइटली लॉन्ग है, बट बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे फील्ड का इफेक्ट नेग्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बीच बीच में रहेगा इफेक्ट, तो हम क्या ले रहे हैं, क्यू ओवर लेंथ, टोटल लेंथ। ठीक है, टोटल चार्ज ओवर टोटल लेंथ। बताओ बच्चों, डायग्राम देखो, इसको डायरेक्शन समझ आई क्या, बताओ। ठीक है, रिस्पॉन्स करना बच्चों। ठीक है, डायरेक्शन समझ आई क्या आपको। अब मैग्नीट्यूड तो 2 सेकंड का काम है, कुछ भी नहीं, डायरेक्शन समझ आनी चाहिए। कंपोनेंट में डिवाइड करो, है तो ये आर कैप की डायरेक्शन, अगर इसको प्लेन कवर कर लेते हैं, इस वायर को एक प्लेन से कर लेते हैं कवर अप, कट कर देते हैं इसको प्लेन से, तो ये डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन है एक तरीके से। ठीक है, ऐसे यू प्लेन रखा हुआ है, तो ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। आउटवर्ड इनवर्ट हो सकती है, प्लस लैम्डा आउटवर्ड, माइनस लैम्डा इनवर्ट। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा आपको। अब देखो मैग्नीट्यूड पे बात कर लेते हैं, डायरेक्शन मिल गई, आर कैप ही थी एक तरीके से, मैग्नीट्यूड पे बात कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड के लिए अपने क्या करेंगे, अपने इस वायर को ना कवर अप करेंगे। कवर अप देखो, वायर की शेप को कैसे कवर अप कर सकते हैं, एक सिलेंडर से कवर अप कर लेंगे इसको। इस पे कैसी गाउसियन सरफेस बनाएंगे हम, सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस बनाएंगे। ठीक है बच्चों, चार्ज एनक्लोज हो जाना चाहिए, चार्ज एनक्लोज हो जाना चाहिए। ठीक है, गाउसियन सरफेस बनाए ना। ठीक है, पॉइंट आपको क्या लेना, देखो चार्ज एनक्लोज नहीं था, एनक्लोज कर दिया, ये गाउसियन सरफेस आपकी एनक्लोज कर दिया, चार्ज को एनक्लोज भी कर दिया। यहाँ पॉइंट ले लो ना, ये तुम्हारा पॉइंट था आर डिस्टेंस पे, पॉइंट उस सरफेस पे होना चाहिए, सरफेस पे ही है वो पॉइंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अभी हमने कंपोनेंट से फाइंड की है, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, अब तुम बस इतना देखो कि आपको इसके इक्वल करना है, ई डॉट डी एस इज इक्वल टोटल चार्ज एनक्लोज्ड ओवर लेंथ। ठीक है, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड ओवर लेंथ, तो टोटल चार्ज कितना एनक्लोज हो रहा है, टोटल चार्ज कितना हो रहा है, लैम्डा इंटू एल। टोटल चार्ज ये हो रहा है, सॉरी यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, गाउस लॉ लगा रहे हैं अपने। ठीक है, तो टोटल चार्ज कितना एनक्लोज हो रहा है बच्चों, लैम्डा इंटू में एल ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से देख लो, ये गाउसियन सरफेस की बातें हैं, ये जो क्लोज सरफेस है ना बच्चों, कहाँ बनाऊ इसको, यहाँ बना देती हूँ, ई वेक्टर, यही डायरेक्शन है। ये क्लोज सरफेस 3 ओपन सरफेसेस से मिलके बना हुआ है, कौन कौन सी है, ये वाली स्फेरिकल सरफेस, ये वाली स्फेरिकल सरफेस, ठीक है सर्कुलर, और ये कर्व्ड सरफेस, ये देख लो ना अपना मार्कर सिलेंडर ही है। ठीक है, ये ऊपर वाली सरफेस, ये कर्व्ड सरफेस, ये नीचे वाली सरफेस, तो इसको 3 सरफेसेस में काउंट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट की वजह से देखो फील्ड तो इधर है ना, फील्ड तो इस साइड है, बट आपका एरिया वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, तो ये ऊपर ऊपर जो आपको राउंड राउंड सरफेस दिख रही है, इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। ठीक है, ये एरिया वेक्टर है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों के बीच में एंगल कितना, ये तो आपका एरिया वेक्टर
और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, एंगल कितना 90, और 90 होते cos 90 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये सरफेस काम की नहीं रही। ऐसे ही इसका कैसे आएगा, ये नीचे की साइड है, इसका एरिया ऐसे नीचे होगा डाउनवर्ड, ई इधर है, अभी भी देखो एंगल 90 का बन रहा है, ई वेक्टर इधर है, अभी भी देखो एंगल 90 का बन रहा है, ठीक है। तो cos 90 फिर से 0, ई डॉट ds में बच्चों यही कर्व्ड सरफेस काम देगी आपको, और कुछ नहीं है। इसमें देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, ठीक है बच्चों। देखो अब ये कर्व्ड सरफेस है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर और इसका परपेंडिकुलर एरिया भी इसी साइड हो जाएगा, तो इसमें ds भी इसी साइड हो जाएगा। तो cos 0 आएगा, तो यहाँ पे एक ही सरफेस बचेगी, ई डॉट ds इज इक्वल लैम्डा एल ओवर एप्सिलॉन नॉट। और ये कौन सी सरफेस है, कर्व्ड सरफेस है, दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में, थीटा 0 हो गया, अब ईडीएस रह गया ना, cos 0 हो गया, थीटा 0 हो गया। तो अब तो ई को तो बाहर ले सकते हो क्योंकि कांस्टेंट है, बता दिया था क्यों कांस्टेंट है, आर पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है, आर पे डिपेंड नहीं कर रहा फिलहाल के लिए, क्योंकि ये जो लेंथ ये आर है वो कंपैरेटिवली कम है। एक बार ई को कांस्टेंट मान के बाहर ले सकते हैं, ds लैम्डा एल ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब देखो बच्चों क्या है, अब देखो ds क्या होगा, कर्व्ड सरफेस का एरिया क्या होता है, इस कर्व्ड सरफेस का एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच, हाइट होती है सिलेंडर की, यहाँ पे लेंथ एल ले रखी है, ठीक है, ये वायर जो कवर हो रही है ये अपनों ने पूरी सिलेंडर की एल लेंथ ले रखी है, तो 2 पाई रेडियस आर है, एल लैम्डा एल ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों यहाँ से सॉल्व कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया आपका, ठीक है, एल से एल कैंसिल हो गया, तो E इज इक्वल लैम्डा ओवर 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। और K की फॉर्म में लिखना है आपको, अगर K की फॉर्म में लिखना है तो मल्टीप्लाई डिवाइड 2 से कर दो, तो 2K लैम्डा ओवर आर हो जाएगा, 2K लैम्डा ओवर आर। और वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो 2K लैम्डा ओवर आर, आर कैप बोल दो या फिर एन कैप बोल दो। ये था इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर के जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। एक बार देखो, स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। नेक्स्ट अब शेड्यूल डिस्कस करते हैं अपने, ठीक है, 2-3 मिनट और रुक जाओ, शेड्यूल डिस्कस करने, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो गाउसियन सरफेस का यही रहता है, पहले आप क्या कर लो, गाउसियन सरफेस क्लोज बना लो और पॉइंट उसी के ऊपर रखो। बुक से देखना, इस डेरिवेशन को खुद से करना, 2 पार्ट्स में होगा, डायरेक्शन के लिए अलग डायग्राम और जो सरफेस है वो अलग से, ठीक है। कोई भी डाउट हो टॉपिक में पूछ लिया करो, मोस्टली बच्चों ने चैप्टर स्टडी कर लिए हैं, अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं की है वो इसको कर करके प्रैक्टिस किया करो अपनी, है ना, टॉपिक को लिखने की। अब देखो अपने किस वे में आगे मूव करेंगे, ठीक है। देखो क्या रहेगा, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है, जो ये आपकी क्लास रहती है 9:15 से लेके, ठीक है, ऑनवर्ड्स, पता नहीं कितनी लंबी चली जाती है ना चलो फिर भी आपको 10:10 से पहले कर देते हैं फ्री, है ना, 10:15 पे क्लास रहती है, ये आपकी रहेगी, मंडे टू फ्राइडे फिक्स है, ठीक है। ऑन सैटरडे शेड्यूल देख लो। अच्छा, इससे पहले इन दिनों का और भी शेड्यूल, ये तो थ्योरी क्लास है बच्चों, कभी 30 मिनट्स की होती है, कभी 40 की होती है और कभी 50 की होती है, इतने मिनट्स की आपकी क्लास रहती है, ठीक है। अब देखो इन्हीं डेज में 5 डेज हम न्यूमेरिकल क्लास रखेंगे, सेपरेट प्लेलिस्ट, कल भी मैंने बात की थी, ठीक है, इस पे कल भी बात की थी आपसे, आपने इतना अच्छा रिस्पांस तो नहीं दिया, पर फिर भी अब मेरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना आपको पढ़ाना, ठीक है। तो अपने क्या रखेंगे, एक प्लेलिस्ट रखेंगे सेपरेट, न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगी, उसमें ओनली न्यूमेरिकल की रहेगी, एनसीईआरटी के सबसे पहले सारे सॉल्व करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी से पेपर आता है मोस्टली, उसके सारे सॉल्व करेंगे, फिर अदर लेते रहेंगे, और आपके डाउट्स होंगे तो वो भी ले लेंगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, एक प्लेलिस्ट। अब देखो इसको मैं इवनिंग में अपलोड करूँ, इवनिंग, ठीक है, अप्रोक्सीमेट 7 PM, ठीक है, एज लाइक लाइव, देखना है देखो, नहीं देखना है बाद में देखो, ये आपकी खुद की विश है, ठीक है। बट आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व होती रहेंगी, हाँ, बट देख लेना जरूर से, चाहे लाइव देख लेना चाहे बाद में देख लेना। ये शेड्यूल रहेगा न्यूमेरिकल्स का, डेली होंगे। अब इस लिस्ट में आपके 6 to 7 तो होंगे ही होंगे। याद रखना, ये क्लास खत्म होते ही, एंड होते ही आपके ग्रुप में एक असाइनमेंट आएगा डेली, आपके ग्रुप में एक असाइनमेंट आएगा मंडे टू फ्राइडे डेली, ठीक है।
न्यूमेरिकल बेस्ड भी होगा, शॉर्ट आंसर टाइप भी होगा उसमें, ठीक है, शॉर्ट आंसर भी होंगे और न्यूमेरिकल्स भी होंगे। ये शेड्यूल है आपका डेली की 5 डेज का ये तो, ठीक है। न्यूमेरिकल डाल देंगे, जस्ट एंड होते ही ग्रुप में आपके पास असाइनमेंट आ जाएगा, सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्लास होने से पहले पहले सॉल्व करके भेजना है सबको, जो भी क्लास अटेंड कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास आने से पहले इसको सॉल्व करके भेजना है। ये तो था मंडे टू फ्राइडे शेड्यूल, ठीक है। अब देखो बच्चों कि आपके और भी डाउट्स रहते हैं, कुछ ऐसे रहते हैं, ठीक है, तो आपको लाइव ही, एकदम लाइव ही लेना है, तो अपने क्या करेंगे, ऑन सैटरडे, एवरी सैटरडे, एक तो आपका वीकली डाउट भी हो जाएगा, ठीक है, वीकली डाउट, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, बार बार मुझसे पूछना मत कि मैम आज क्या, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। वीकली डाउट हम रखेंगे, याद रखना बच्चों, लाइव ही होगा, गूगल मीट पे होगा, ठीक है, गूगल मीट पे होगा, वीकली डाउट सेशन होगा आपका, ठीक है। इसमें बच्चों अपने क्या करेंगे, दिस सेशन विल नॉट अफेक्ट योर क्लासेस ऑन यूट्यूब, ये याद रखना, यूट्यूब पे क्लासेस अफेक्ट नहीं होंगी, ठीक है। हाँ, टाइम रिड्यूस हो सकता है थोड़ा सा, इतना कर सकते हैं, ज्यादा नहीं आपको टाइम दे पाओगे तो टाइम थोड़ा कम कर सकते हैं। क्या करेंगे, ऑन सैटरडे, ऑन सैटरडे जो मॉर्निंग क्लास है ना आपकी थ्योरी की, वो रहेगी मॉर्निंग क्लास, बट थोड़ा सा टाइम कम कर देंगे, 20 मिनट्स टू 30, बस, इससे बड़ी नहीं होगी, 25, 22, ऐसे 20 to 30 मिनट्स की रहेगी मॉर्निंग क्लास, ठीक है। थ्योरी जरूर डिस्कस होगी, ये बात है आपकी, ये समझ में आ गया। शाम को जो आपका ये न्यूमेरिकल का सेशन रहता है वो सैटरडे को नहीं होगा, सैटरडे को वो नहीं होगा, उसी टाइम पे आपके वीकली डाउट क्लास लगेगी, उसी टाइम पे, इवनिंग टाइम पे लगेगी, याद रखना, ठीक है। आपको जैसे सुटेबल हो वो टाइम बता देना, या फिर 7 PM आई थिंक फ्री होते हैं सब, ऐसे कोई काम नहीं होता, ठीक है। तो 7 PM पे हम इसका वीकली डाउट सेशन रखेंगे ऑन सैटरडे, ऑन गूगल मीट लाइव, क्लियर। मॉर्निंग की क्लास थोड़ी रिड्यूस हो जाएगी, 20 to 30 मिनट्स, बाकी मंडे से फ्राइडे अपनी क्लास चल ही रही है, अप्रोक्सीमेट क्या रहती है, 40 to 50 मिनट्स की रहती है। ये थ्योरी सेशन है, ये न्यूमेरिकल सेशन है, न्यूमेरिकल सेशन ज्यादा लंबा नहीं होगा, टेंशन मत करो, ठीक है। आप एक दिन के अंदर 70 मिनट्स की ले पाओगे अप्रोक्सीमेट, अगर 40 की है तो 30 का ये, इस तरीके से, ठीक है। तो न्यूमेरिकल सेशन जरूरी, ये तो आपका हो गया, जैसे जैसे आई विल टीच, है ना, मैं बनाऊंगी। अब आपको रिस्पॉन्स कैसे देना है उसको समझो, ठीक है। ये समझ में आ गया ना सबको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे ही मूव करेंगे आज के बाद, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इवनिंग में थोड़ी सी देर फ्री हो जाना, ठीक है, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स लेंगे अपने, कवर करेंगे इसको, देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ये इसी वे में करना है अब काम, ठीक है, कवर अप करना है अपने को, बहुत लेट स्टार्ट किया है पहले ही हमने, है ना, उसके बाद दो दो चीजें साथ में कवर करना, थ्योरी न्यूमेरिकल्स इन 40 मिनट्स, आई थिंक नॉट पॉसिबल, ठीक है। अगर अच्छे से टॉपिक भी समझाना है और सब कुछ करना है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हो जाती है एक टॉपिक में, आप खुद ही देख पा रहे हो। अब देखो टेस्ट का क्या शेड्यूल है आपकी, ठीक है, एज चैप्टर कंप्लीटेड, ठीक है, मुझे कहने की जरूरत तो होनी ही नहीं चाहिए, चैप्टर 1 आपका कल कंप्लीट हो ही रहा है, ठीक है, ऑन फ्राइडे कल आपका कंप्लीट हो रहा है, बट बच्चों थोड़ा सा इसमें हमारे साथ क्या हो गया, न्यूमेरिकल्स हमने सेशन कम रखे इस पे, कोई बात नहीं, रखेंगे, जैसे चैप्टर 2 स्टार्ट होगा ना उसके न्यूमेरिकल्स का सेशन रखेंगे, चैप्टर 1 के जो रह जाएंगे जो भी होगा वो संडे टू संडे या कैसे भी करके इसको कवर अप कर लेंगे, ठीक है। तो अपने पास देखो क्या है, एक तो थर्सडे है, यानी कि आज का डे थर्सडे, और एक फ्राइडे, 2 डेज है आपके पास, अभी 2 डेज न्यूमेरिकल सेशन हो सकता है फर्स्ट चैप्टर पे, तो जितने कवर अप हो पाएंगे, ठीक है, रह जाएंगे उसको कवर करेंगे टाइम लेके, ठीक है, थोड़ा लेट आया ना ये प्लान दिमाग में, तो इसको कवर अप करेंगे। और इस सैटरडे को आपको क्या है, जो आपकी छोटी सी क्लास है 20-30 मिनट्स की, उसमें चैप्टर 2 हम स्टार्ट कर ही देंगे, ठीक है, चैप्टर 2 स्टार्ट कर देंगे, और आपके डाउट्स लेंगे सैटरडे इवनिंग 7 PM और गूगल मीट, ठीक है। ये था, मैं टेस्ट का बता रही थी ना, ये तो वापस पहले वाले हो गया। टेस्ट देखो चैप्टर एंड होते ही टेस्ट होगा आपका, ठीक है, टेस्ट भी आपकी क्लास को अफेक्ट नहीं करेगा, क्लियर, टेस्ट भी आपकी क्लास को अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इस चैप्टर का टेस्ट मैं आज ही बता रही हूँ, ऑन मंडे लेंगे, ठीक है, टाइम आपके पास अपने आप आ जाएगा, तैयार रहना आप तो, ठीक है, आपकी क्लासेस के बाद ही आएगा, सारी क्लासेस के बाद,
मंडे को फर्स्ट चैप्टर का आपका टेस्ट है, याद रखना, और टेस्ट आपके पास ग्रुप में आएगा, ठीक है। टाइम गिवन होगा आपको, पर्टिकुलर टाइम में टेस्ट होते ही पिक्स सबमिट करनी है, ठीक है। पर्टिकुलर टाइम में टेस्ट सॉल्व करके पिक सबमिट करनी है। मार्क्स आपको मेथड के भी मिलेंगे और राइट क्वेश्चन के भी मिलेंगे, मेथड के भी मार्क्स कटेंगे भी और मिलेंगे भी, ठीक है। बहुत अच्छे वे में करना है जैसे आप बोर्ड एग्जाम लिख रहे हो। तो मंडे को फर्स्ट चैप्टर का आपका टेस्ट है, जितने अगर इसकी लास्ट न्यूमेरिकल भी हो पाए हैं, डोंट वरी, अपने करेंगे कवर इसको, और फिर चैप्टर 2 के अपने बहुत अच्छे से सीक्वेंस में चलेंगे इसके बाद, ठीक है। थ्योरी सेशन मॉर्निंग में होता रहेगा, थोड़ी सी देर 20-25 मिनट के अपने न्यूमेरिकल सेशन ले लेंगे, और जस्ट सेशन एंड होते ही असाइनमेंट आ जाएगा। नोट्स आप खुद प्रिपेयर कर रहे हो। दिस मंडे योर टेस्ट ऑफ चैप्टर फर्स्ट, ठीक है। चैप्टर फर्स्ट का टेस्ट ग्रुप में आ जाएगा। अच्छा बच्चों, ऑनेस्टली सोल्व करना, ठीक है। आपके एग्जाम है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप अच्छे से करोगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, जो आपके गोल्स हैं आप अचीव कर पाओगे, ठीक है। अभी से चीटिंग में ध्यान चला जाएगा तो बस फिर ठीक है, आगे तो पूरी लाइफ है। तो बी ऑनेस्टली अपने टेस्ट करना है मंडे को, ठीक है। इतना ही करते हैं, एंड करते हैं अपने, कल के लिए ज्यादा नहीं बचा है, बहुत थोड़ा सा टॉपिक है, उसको कल कवर अप हो जाएगा। सैटरडे को चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा। आज थर्सडे है, टुडे एंड टुमारो 2 डेज अपने चैप्टर फर्स्ट का न्यूमेरिकल सेशन 7 PM पे रखेंगे। जैसे अभी लाइव चल रहा है वैसे ही चलेगा, ठीक है। लाइव अटेंड करना है कर लेना, बाद में करना है बाद में कर लेना, कवर जरूर करना। सेशन एंड होते ही न्यूमेरिकल्स आएंगे, ठीक है। उसी पे बेस्ड होंगे जो मैं करवाऊंगी, या फिर उससे अलग भी हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू सो मच।